हेलो एवरीवन। देखिए, आज की हमारी ये फर्स्ट क्लास है लूसेंट को लेकर। लूसेंट का मैंने बताया था कि पढ़ने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए और कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं। तो ये बुक है मेरे पास में, तो इसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ इसका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से स्टार्ट करेंगे क्योंकि संविधान जो है एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आसानी से समझ में आ जाता है और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं, संविधान की स्टार्टिंग करते हैं। तो संविधान की स्टार्टिंग यहाँ पर कहाँ से दी गई है कि भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। जो हमारे भारत का संविधान है उसका विकास कैसे हुआ उसका संक्षिप्त इतिहास दिया हुआ है। ज़्यादा डीपली भी नहीं है और ज़्यादा मोटा मोटा भी इसमें नहीं दिया। तो यहाँ पर दिया है कि 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद में बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। जो 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक है, और 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। ये दोनों क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में हुई थी, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये किसने जीते थे? ये अंग्रेजों ने जीते थे। अंग्रेजों ने जब ये जीत लिए थे उसके बाद में जो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उन्होंने अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया था। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। जब ये दोनों लड़ाई जीतने के बाद में इन्होंने अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर शिकंजा कसा था, इन्होंने अपना शासन करना शुरू करा था। तो इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने कुछ एक्ट पारित किए थे। कौन कौन से एक्ट हैं ये देखिए। सबसे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था, उसकी इस अधिनियम की अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जो अधिनियम है, एक्ट को इसे अधिनियम बोलते हैं। इसकी संवैधानिक महत्व है कैसे, कुछ महत्व हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए। नंबर 1 कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत में जो पहला कदम कौन सा उठाया गया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में, ये सबसे पहला इसका कदम था। दूसरा क्या था, इसके द्वारा पहली बार कंपनियों को प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली थी। जो इसी एक्ट के तहत पहली बार कंपनी को प्रशासनिक कार्य और राजनीतिक कार्य दोनों की मान्यता मिल गई थी। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, उसके द्वारा ही केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। इसकी विशेषता भी है, कुछ विशेषता कौन कौन सी है, विशेषता देख लेते हैं। ये विशेषता देखिए, विशेषताएं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया गया। जो इस अधिनियम से पहले क्या था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर कहा जाता था। इस अधिनियम के बाद में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया था, यानी कि जनरल पद इसमें दे दिया था। तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए थे। जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे इसके अधीन कर दिए गए थे। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे। जो इस एक्ट के तहत जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने थे, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग थे। नंबर 2 विशेषता है कि इस एक्ट के तहत अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसी एक्ट के अंतर्गत जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी उसमें एक सरकार का निर्माण किया गया जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य भी थे, जो अपनी सत्ता को जो उपयोग से संयुक्त रूप से कार्य करते थे। नंबर 3 विशेषता थी इस अधिनियम की कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था, 1773 था, और इसी एक्ट के अंतर्गत जो 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत की, कब की गई और कहाँ पर की गई, ठीक है। जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, जिसमें 4 सदस्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा हिम्पे। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे, सर एलिजा हिम्पे, और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे, जो 4 सदस्यों में एक तो हो गए मुख्य न्यायाधीश और 3 हो गए अन्य। एक तो चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड, ये थे 3। इनके नाम याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पहले का नाम याद रखने की ज़रूरत है कि सर एलिजा हिम्पे थे।
एक बार जैसे इन्हें करते रहेंगे ना, और जैसे एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो इनके याद भी हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। नंबर 4 थी कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। जो इसी अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत के लोगों से उपहार व रिश्वत लेना बंद कर दिया गया था। जो कैसे कि कंपनी के कर्मचारी है, उन्होंने अपना भी खुद का व्यापार खोल लिया और भारत के लोगों से क्या गया, उपहार ले लिए, रिश्वत ले ली, तो ये सब प्रतिबंधित कर दिया गया था। 5वां नंबर है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो है सशक्त हो गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया इसी अधिनियम के तहत। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1781 वाला। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का जो प्रावधान किया, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट उसके बाद में आया। तो इसका आने का मुख्य कारण क्या था, जो 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रही होंगी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट जो लागू किया गया था। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। जो कलकत्ता की सरकार थी उनके अंतर्गत क्या क्या दे दिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके अंतर दे दिया। ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 का था। उसके बाद में आ जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का आ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ। दोहरा प्रशासन जो 1784 के तहत हुआ। नंबर 1 था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्यापारिक मामलों के लिए। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वे व्यापारिक मामलों के लिए थे, और जो नंबर 2 बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये थे राजनीतिक मामलों के लिए। तो इसमें दो चीज़ें समझ में आई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पद थे व्यापारिक मामलों के लिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे राजनीतिक मामलों के लिए। उसके बाद में एक्ट आ जाता है हमारा 1793 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम आ जाता है 1793। इसमें क्या था, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था कर दी गई। जो नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारी थे, सदस्य थे, उनके वेतन थे, उन्हें भारत के राजस्व में से देने की व्यवस्था कर दी गई 1793 के चार्टर अधिनियम के दौरान। ये भी याद रखने की ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ है। उसके बाद में आ जाता है 1813 का चार्टर अधिनियम 1813 का। इसमें क्या क्या था कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, नंबर 1 कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी के अधिकार पत्र थे कुछ समय के लिए जो लगते थे, उन्हें 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। नंबर 2 है कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने को एकाधिकार छीन लिया गया। कंपनी जो है भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी, उसका अधिकार जो छीन लिया गया था। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त था। ये जो चाय का व्यापार था चीन के साथ में, ये 20 वर्षों के लिए एकाधिकार कर दिया गया था। कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश और यहाँ पर आ जाते हैं ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार जो खोल दिया गया था। जो ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार जो खोल दिया गया था, पर उसकी कुछ शर्तें थी, कुछ सीमाएं थी। नंबर 4 है कि 1813 से पहले ईसाई पदाधिकारी जो पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 से पहले जो ईसाई पादरी थे उन्हें भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई थी। तो ये भी इसमें एक फैक्ट था 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद में आ जाता है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1 है इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ये पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। उसके बाद में अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से एकमात्र भारत का शासन करना रहा। जो कंपनी का कार्य था ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करने का उनका कार्य रह गया था। ठीक है, उसके बाद में थे बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, ये इसमें था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा। और अब इसमें 1833 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया। बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। नंबर 5 कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, ये भी इसी का एक फैक्ट था। उसके बाद में है छठा नंबर कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका अनुमूलन कर दिया गया। ये भी इसमें फैक्ट था, इसमें ये भी फैक्ट हुआ। उसके बाद में क्या था, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। ये जो भी अधिनियम की धारा जो 87 के तहत क्या कहा गया था कि कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, वो किसी धर्म का होना हो, चाहे कहीं उसका जन्म हुआ हो, किसी भी मूल वंश का हो, रंग के आधार पर अयोग्य नहीं किया जाएगा। नंबर 8 गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। 9वां था कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ये जो लाइन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1834 में क्या गया कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इसके बाद में आ जाता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या था कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1 कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कानूनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था कर दी गई। जो कानूनी पद थे उन्हें परीक्षा के आधार पर भरने की व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई थी 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। जो परीक्षा के लिए जो 1854 में मैकाले समिति चुनी गई थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े जिन्हें विधान पार्षद भी कहा गया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है कि कौन से अधिनियम के तहत 6 पार्षद जोड़े जिसे विधान पार्षद कहा गया, तो ये थे 1853 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद में आ जाते हैं 1858 के भारत शासन अधिनियम पर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1858 का भारत शासन अधिनियम है कि इस अधिनियम की विशेषताएं हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया। जो अभी तक कंपनी शासन कर रही थी, ये शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 जो सदस्य थे उनके भारत परिषद का सृजन हुआ। उनमें कौन कौन थे? 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार से, 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा जो नियुक्त किए गए थे। नंबर 4 है कि भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रित स्थापित कर दिया गया। नंबर 5 है मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जो मुगल सम्राट के पद होते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या थे? व्यापारिक मामलों के लिए थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे राजनीतिक मामलों के लिए। तो इनको भी जो समाप्त कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल एक सदस्य के रूप में भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। तो भारत में जो राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी। इसका काम क्या था कि वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था।
उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य किसी ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 8 पॉइंट कि 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो ये देखिए कितनी बार चेंज हुआ, कितनी बार चेंज हुआ। बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कह दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या कहा, उसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। कब कहा गया, ये कौन से एक्ट में कहा गया, ये कहा गया था 1833 में। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अब 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया, भारत के गवर्नर जनरल का नाम भी बदल दिया, वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। कब थे, 1858 में। इसके बाद में आ जाता है कि 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ, इस अधिनियम की विशेषता है, नंबर 1 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। उसके बाद में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विभागीय जो प्रणाली थी उसका जो प्रारंभ हुआ यानी कि स्टार्ट हुई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, क्योंकि उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी। जो अध्यादेश था उसकी अवधि कितनी होती थी, 6 महीने की। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद की स्थापित करने की शक्ति भी प्रदान कर दी गई थी। नंबर 5 है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने के लिए शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीय को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। इसमें नोट लिखा हुआ है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। 3 भारतीय कौन कौन थे, एक तो बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे और सर दिनकर राव थे। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है 1873 ईस्वी का एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे किसी भी समय अगर उसकी कुछ गलती दिखती थी, उससे कुछ हानि थी, तो उसे किसी भी समय भंग कर सकते थे। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग भी कर दिया गया था। उसके बाद में आ जाता है कि शाही उपाधि अधिनियम 1876। जो 1876 का एक्ट था उसे बोलते थे शाही उपाधि अधिनियम। जो एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी आ जाते थे कि शाही उपाधि अधिनियम कौन सा एक्ट था, ऑप्शन दे देगा 1876 दे देगा, 73 दे देगा, 1892 दे देगा, 1909 दे देगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति उसे लोक निर्माण विभाग के कार्यों को सौंप दिया गया था। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सामग्री घोषित कर दिया गया था। उसके बाद में आ जाता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, नंबर 1 अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। नंबर 2 इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय तथा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति मिल गई थी। उसके बाद में आ जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यानी कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसे मार्लो मिंटो सुधार भी बोलते हैं। नंबर 1 इसमें क्या था, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसमें 1909 के भारत परिषद अधिनियम में। दूसरा है इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी मिली थी। कौन से में, 1909 में। उसके बाद में आ जाते हैं
इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो की सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में इसे जाना गया। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है नंबर 2, भारतीयों को एक भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के परिषदों के रूप में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने के लिए सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने तथा पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार भी इसी अधिनियम के तहत मिला था। उसके बाद में प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि हो गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नंबर 6 था, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार योजना भी कहते हैं, उसमें किया गया। ठीक है, 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जो भारत में ब्रिटेन के सभी जो संवैधानिक प्रयोग थे उनमें सबसे कम समय तक चला, कौन सा था? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो देखिए, आज हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना रोज पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से इसे क्लियर करते हुए चले जाएंगे। आज हमने क्या किया, 1909 के भारत परिषद अधिनियम तक हमने इसमें पढ़ा। कल स्टार्ट होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम होगा। उसके बाद में हम अधिनियमों को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद में जो संवैधानिक सभा से स्टार्ट करेंगे। तो कल की जो क्लास में 1919 के भारत शासन अधिनियम से संवैधानिक सभा के शुरुआत तक हम इसमें ख़त्म करेंगे। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिस तरीके से मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ लाइन टू लाइन। देखिए, लुसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, ये भी आती है। अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव बुक को हमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें 60% 70% तो हम ऐसे ही कर लेंगे। तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव अपने आप हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, जिसने जीएस कर रखी है लुसेंट से, उसके लिए रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भेज देना, डाउट मैं क्लियर करके दूंगा। या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, टेलीग्राम पर जाकर भी ज्वाइन हो जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।